नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लेसन नंबर 3 से जनसंख्या महासमूह जो टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि संपूर्ण विश्व या यूँ कहें संपूर्ण पृथ्वी की सतह के ऊपर जो महाद्वीप पाए जाते हैं और उन महाद्वीपों के भौगोलिक दृष्टि से कुछ विशेष उपयुक्त भाग होते हैं जहाँ पे जनसंख्या समूह अधिक सघन मात्रा में डेन पॉपुलेशन वहाँ पे पाई जाती है। तो इस प्रकार से जो विस्तृत विस्तृत सघन बसे हुए जो क्षेत्र होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, जनसंख्या महासमूह कहते हैं, जनसंख्या समूह कहते हैं। ठीक है ना। जो बहुत ज़्यादा सघन बसे हुए हैं महाद्वीपीय क्षेत्रों में कुछ ऐसे भाग होते हैं जहाँ पे जनसंख्या का सघन बसाव पाया जाता है, जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है, और ऐसे ही विस्तृत बसे हुए क्षेत्रों को हम जनसंख्या समूह कहते हैं। ठीक है ना। इस रूप में आप ध्यान कर लेंगे। देखिए अब हम बात करते हैं जनसंख्या महासमूह। इस प्रकार के जनसंख्या महासमूह जो हैं वो कितने माने गए हैं संपूर्ण पृथ्वी पर? 4 माने गए हैं, है ना, जो सघन बसे हुए हैं। अब यहाँ पे ये विद्वान है जी टी तिवार्था महोदय। जी टी तिवार्था महोदय के द्वारा विश्व के जनसंख्या वितरण को 2 क्षेत्रों में, कितने क्षेत्रों में? 2 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। एक है वास्य क्षेत्र जिसको हम बार बार बात कर रहे हैं, वास्य क्षेत्र को एक्यूमेन एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्यूमेन एरिया। जबकि दूसरा होता है अवास्य क्षेत्र जिसको हम नॉन एक्यूमेन एरिया कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नॉन एक्यूमेन एरिया। और इस प्रकार का संपूर्ण विश्व में जनसंख्या वितरण को लेकर के 2 क्षेत्र सर्वप्रथम किसने निर्धारित किए हैं? जी टी तिवार्था महोदय ने। कि विद्वान का नाम क्या है? जी टी तिवार्था। आपकी किताब में ये चीज़ दी हुई नहीं है, ठीक है ना। जी टी तिवार्था महोदय ने इस प्रकार का विवरण दिया है। और मुख्य रूप से वास्य क्षेत्र जो है, वास्य क्षेत्रों के अंतर्गत विश्व के महाजन समूह जो हैं उनको हम रखते हैं। विश्व के महाजन समूह जिनकी हम बात कर रहे हैं 4 होते हैं ऐसे। विश्व के महाजन समूह को 4 भागों में विभाजित किया गया है जो निम्न प्रकार से हैं, और वास्य क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। कौन? महाजन समूह। वास्य क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं महाजन समूह। एक एक लेकर के हम बात कर लें। इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, विशेषताओं को आप पॉइंट टू पॉइंट ध्यान कर लेंगे। एशियाई महाजन समूह सबसे विस्तृत और सब सर्वाधिक जनसंख्या का वहन करने वाला जो है वो एशियाई महाजन समूह है। महा का मतलब ये विस्तृत जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं, और जन मतलब आदमी, और समूह मतलब ग्रुप के रूप में होते हैं। ठीक है ना। तो विस्तृत महाजन समूह जो है सबसे बड़ा जो है एशियाई महाजन समूह है। एशिया में ही सबसे बड़ा महाजन समूह पाया जाता है। यह है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या, एक तो सर्वाधिक जनसंख्या व जनसंख्या घनत्व रखने वाला, सर्वाधिक जनसंख्या भी और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रखने वाला महाजन समूह है। इस जन समूह का इस जन समूह का इस जन समूह का विस्तार पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर भारत, पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर भारत, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, चीन, जापान तथा कोरियाई प्रायद्वीप तक है। कोरियाई प्रायद्वीप के ऊपर 2 देश स्थित हैं, हम जानते हैं, एक तो उत्तरी कोरिया और एक दक्षिणी कोरिया। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक तो ये बेल्ट यहाँ से यहाँ तक है, इसकी हमने बात कर ली। इस जनसंख्या महासमूह को कृषि संस्कृति, अब इसको अलग अलग नामों से क्यों जानते हैं, इनका जो रीजन है कृषि संस्कृति, तो इसकी इस महाजन समूह, एशियाई महाजन समूह जो है इसको एक तो कृषि संस्कृति कहते हैं, एक चावल संस्कृति कहते हैं, एक जलोढ़ संस्कृति कहते हैं, एक एलुवियल संस्कृति कहते हैं। ये इस महाजन समूह के उपनाम हैं। कृषि संस्कृति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एशियाई महाजन समूह के अंतर्गत आने वाले जितने भी देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है। ठीक है ना। दूसरी बात, सर्वाधिक चावल का उत्पादन, प्रथम स्थान हम जानते हैं कि चीन है, दूसरा स्थान भारत का है चावल उत्पादन में, है ना। तो चावल संस्कृति भी यहाँ पे, चावल सिविलाइजेशन मतलब जो सभ्यता है वो प्राचीन समय से ही यहाँ पे चली आ रही है। तो चावल जो है राइस मतलब कल्चरल जो है वो यहाँ पे है कल्चर। दूसरी जलोढ़ संस्कृति, जलोढ़ संस्कृति, जलोढ़ को ही अंग्रेजी में हम एलुवियल कहते हैं क्योंकि जलोढ़ मृदा जो है उसका विस्तार यहाँ पे ज़्यादा है ना। क्योंकि विश्व की अधिकांश जो बड़ी नदियाँ हैं
जो वर्ष पर्यंत जल अफवातंत्र रखती हैं वो एशिया महाद्वीप की ही बड़ी नदियां हैं विश्व में, है ना। तो जलोढ़ संस्कृति, और जलोढ़ संस्कृति मतलब जलोढ़ जो सॉइल है, जलोढ़ जो मिट्टी है उसकी हम बात कर रहे हैं। और जलोढ़ मिट्टी को ही अंग्रेजी में सॉइल मतलब एलुवियल सॉइल कहते हैं। जलोढ़ को अंग्रेजी में एलुवियल कहते हैं। और एलुवियल क्या, मृदा मतलब सॉइल, एलुवियल सॉइल मतलब एलुवियल संस्कृति भी कहते हैं, है ना। तो एलुवियल मिट्टी के कारण इसको एलुवियल संस्कृति कह रहे हैं, ठीक है। यह जनसंख्या महासमूह, अब देखिए सभी चार हम जनसंख्या महासमूह पढ़ने वाले हैं, तो उन सब में एक कॉमन चीज़ क्या आएगी कि महाद्वीप है। और उस महाद्वीप या यूं कहें कोई भी, जैसे एशियाई महाजन समूह है, अब एशियाई महाजन समूह में भी सघनतम जो डैन पॉपुलेशन जो है, सघन जनसंख्या कहाँ पे निवास करती है, वो मतलब अक्षांश और देशांतरों से निर्धारित है, वो क्षेत्र बिल्कुल फिक्स है, ठीक है ना। यह जनसंख्या महासमूह मानसूनी जलवायु रखता है। हम जानते हैं कि एशिया महाद्वीप जो है उसमें मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अधिकांश जो भूभाग है एशिया महाद्वीप का उसमें मानसूनी जलवायु पाई जाती है, इसलिए इस महाजनसमूह को मानसूनी जलवायु प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है ना। इस जनसमूह में अब ये कॉमन चीज़ है, बोर्ड एग्जाम में कभी आ सकती है, ये आपसे प्रश्न पूछा जाए कि एशियाई महाजन समूह कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, तो इस जनसमूह में 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य सघन जनसंख्या का संकेंद्रण पाया जाता है। संकेंद्रण का मतलब जमाव या सघन जनसंख्या वहाँ पे पाई जाती है, ठीक है ना। तो संकेंद्रण पाया जाता है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य। यह आपको नॉर्थ लैटिट्यूड से 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये आप ध्यान करेंगे अच्छे से, बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न बन सकता है। इस जनसमूह में जापान को छोड़कर सभी देश कर से अर्थव्यवस्था रखते हैं, तभी तो हम कर से संस्कृति कह रहे हैं ना इसको। तो कर से अर्थव्यवस्था, अधिकांश देश जो है कर से अर्थव्यवस्था रखते हैं, कर से के ऊपर ही उन देशों की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। इस जनसमूह को 3 उप क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। कितने क्षेत्रों में, 3 उप क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। पहला जो है पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में हम जानते हैं कौन कौन से देश आते हैं, चीन आता है, जापान आता है, कोरियाई देश, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। कोरियाई जो पेनिनसुला है, कोरियाई जो प्रायद्वीप है, उसके ऊपर 2 देश स्थित हैं जो 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के द्वारा दोनों देश विभाजित होते हैं, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के द्वारा, ठीक है ना। उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंतर्गत थाईलैंड आता है, म्यांमार बर्मा जो है वो आता है, इंडोनेशिया आता है, फिलीपींस व वियतनाम। ये देश मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश कहलाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में दक्षिणी एशिया। अब दक्षिणी एशिया में हम जानते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आने वाले सारे देश हैं, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है व श्रीलंका है ना। और श्रीलंका के साथ में आप चाहें तो मालदीव को भी यहाँ पे, जो जलीय द्वीपीय देश है ना, समुद्र में स्थित है ना, तो उसको मालदीव को भी आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो दक्षिण एशिया के देश मुख्यतः ये हैं। एशियाई जनसमूह की मुख्य समस्या जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर है। हम जानते हैं कि एशिया महाद्वीप में अधिकांश जो देश हैं, जैसे बांग्लादेश है ना, पाकिस्तान है, भारत है, चीन है, इन देशों की जनसंख्या वृद्धि की जो दर है वो तीव्र है, उच्च है। इस उच्च वृद्धि दर का मुख्य कारण बेरोजगारी। एक तो बेरोजगारी, अब बेरोजगार आदमी क्या करेगा, अधिक से अधिक हाथ चाहेगा, अपने परिवार का आकार बढ़ाता है वो, क्योंकि वो अपनी आमदनी बढ़ाना चाहता है, आय बढ़ाना चाहता है। तो जितने लोग होंगे उतनी आय बढ़ेगी ना, तो बेरोजगारी के कारण भी जनसंख्या बढ़ती है। और निर्धन आदमी क्या करेगा, अधिक से अधिक जनसंख्या, अपने परिवार का आकार बढ़ाएगा, तो परिवार का आकार बढ़ाएगा तभी तो उसके परिवार का आकार बढ़ेगा, तो उसकी आय बढ़ेगी, है ना। तो इस कारण भी, बेरोजगारी के कारण, निर्धनता के कारण, वह शिक्षा का अभाव, एक शिक्षा का अभाव इसमें मुख्य फैक्टर माना जाता है। तो शिक्षा को माना जाता है जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण, इन 3 फैक्टर्स को माना जाता है। दूसरा महाजन समूह है यूरोपीय महाजन समूह है। यूरोपीय महाजन समूह है, यूरोप महाद्वीप की बात हो रही है। यह एशिया के पश्चात विश्व का दूसरा महाजन समूह है। दूसरा मतलब बड़ा महाजन समूह है। इस महाजन समूह का विस्तार, अब देखिए वही बात, कॉमन बात कर रहे हैं, अक्षांशों के अंतर जो है, महाजन समूह का विस्तार जो है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य सर्वाधिक पाया जाता है।
यूरोपीय महाजनसमूह 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के मध्य में सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ पे पाई जाती है तथा जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण और जनसंख्या का सर्वाधिक जो संकेंद्रण है वो 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। सर्वाधिक संकेंद्रण अक्षांशीय विस्तार तो ये है ही, इसमें तो पाया ही जाता है, लेकिन उससे भी अधिक जो डैन पॉपुलेशन है ना, वो 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से 55 डिग्री, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 55 डिग्री लिखा हुआ है ना, 55 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। वो तो कॉमन हो गया, जबकि और उससे भी अधिक सघन जनसंख्या एशियाई महाजनसमूह यूरोपीय महाजनसमूह में सघन जनसंख्या कहाँ पाई जाती है 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य में। इस क्षेत्र को यूरोपीय जनसंख्या की धुरी कहते हैं। कौन से क्षेत्र को कहते हैं 45 डिग्री से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांशों वाले क्षेत्र को यूरोपीय या यूरोप की जनसंख्या की धुरी कहते हैं। इस क्षेत्र में जनसंख्या का सर्वाधिक जमाव कोयला के भंडारण के कारण है। हम जानते हैं कि जो यूरोप महाद्वीप है उस यूरोप महाद्वीप में कोयले का भंडारण सर्वाधिक पाया जाता है और इसी कारण यहाँ पे जनसंख्या का सघन जो है जमाव पाया जाता है। यूरोपीय महाजनसमूह को, जैसे हम एशियाई महाजनसमूह को क्या कह रहे थे, कृषि संस्कृति कह रहे थे, चावल संस्कृति कह रहे थे, है ना। साथ में ही एशियाई महाजनसमूह को हम एलुवियल संस्कृति कह रहे थे, जलोढ़ संस्कृति कह रहे थे। ठीक उसी प्रकार से अब यूरोप बहुत विकसित कंट्रीज रखने वाला महाद्वीप है, तो यहाँ पे इस यूरोपीय महाजनसमूह को एक तो मशीनी संस्कृति कह रहे हैं, एक औद्योगिक संस्कृति कह रहे हैं। मशीनी संस्कृति के नाम से भी इसको जाना जाता है क्योंकि अधिकांश जो काम होते हैं वो लगभग मशीनों से ही होते हैं और सर्वाधिक जो औद्योगिक क्रांति अगर कहीं सफल हुई है तो वो यूरोप महाद्वीप में हुई है। शुरुआत भी यूरोप महाद्वीप से ही औद्योगिक क्रांति की मानी जाती है ना। तो औद्योगिक क्रांति भी इसमें उद्योग इंडस्ट्रीज अर्थव्यवस्था के ऊपर अगर निर्भर करते हैं तो यूरोप महाद्वीप का अधिकांश देश औद्योगिक संस्कृति के ऊपर निर्भर करते हैं, है ना। तो इस महाजनसमूह को मशीनी संस्कृति कहते हैं, औद्योगिक संस्कृति कहते हैं। संपूर्ण यूरोप में रूस सहित 74 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। कितनी? 74 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, जिसका 75% भाग यूरोपीय महाजनसमूह के अंतर्गत आता है। 75% भाग यूरोपीय महाजनसमूह के अंतर्गत आता है। यूरोप में रूस सहित, क्योंकि रूस का कुछ भाग जो है यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत भी आता है, इसलिए यूरोप के उस भाग की भी हम बात कर रहे हैं जिसमें रूस स्थित है। उस पूरे भाग में 74 करोड़ जनसंख्या निवास करती है और उस 74 करोड़ जनसंख्या का जो 75% भाग है वो यूरोपीय महाजनसमूह के अंतर्गत आता है। इस महाद्वीपीय जनसमूह में औद्योगिक क्रांति के पश्चात जनसंख्या का संकेंद्रण नगरों की ओर सर्वाधिक हुआ है। जैसे ही औद्योगिक क्रांति 1789 में होती है तो औद्योगिक क्रांति के पश्चात जनसंख्या का जो जमाव है वो नगरों की ओर सर्वाधिक मात्रा में होने लगता है। अर्थात यूरोपीय जनसमूह में 70% से भी अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करती है। कितनी? 70%। 70% से अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करती है यूरोप महाद्वीप में। वर्तमान की बात हो रही है ये। अतः इस क्षेत्र को नगरीय संस्कृति का क्षेत्र भी कहते हैं। इसको नगरीय संस्कृति का क्षेत्र भी कहते हैं। मशीनी संस्कृति हो गई, औद्योगिक संस्कृति हो गई और नगरीय संस्कृति का क्षेत्र भी इसको कहते हैं। इस जनसमूह में जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही निम्न अवस्था में है। जन्म दर भी निम्न है और मृत्यु दर भी निम्न है। जो बर्थ रेट है वो भी कम है और जो डेथ रेट है वो भी कम है। दोनों ही कम पाई जाती हैं। डेथ रेट कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो है चिकित्सा और जो स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाली हैं, ठीक है ना। अतः जनसंख्या वृद्धि की स्थिर अवस्था देखने को मिलती है। जनसंख्या वृद्धि की कौन सी अवस्था? स्थिर अवस्था देखने को मिलती है। इस जनसमूह की प्रति व्यक्ति आय व जीवन प्रत्याशा उच्च पाई जाती है। एक तो प्रति व्यक्ति जो आय है वो अधिक यहाँ पे पाई जाती है। एक जीवन प्रत्याशा जो
उम्र जो औसत जो उम्र होती है लोगों की, जो औसत मतलब एज जो होती है, एज फैक्टर जो है, औसत आयु जो है, वो यहाँ पे उच्च पाई जाती है। लगभग ऐसे मानिए आप 70-80 साल से कम पहले कोई मरता ही नहीं है ना। कई कई तो 100-100 साल से भी ऊपर तक की आयु प्राप्त कर लेते हैं, जिसका मुख्य कारण विकसित देशों की स्थिति का होना है। जिसका मुख्य कारण क्या है? यूरोपीय जो महाद्वीप है उसमें अधिकांश देश विकसित अवस्था में स्थित है, विकसित अवस्था के अंतर्गत चल रहे हैं इस समय। 3 नंबर देखिए, अमेरिकी महाजन समूह। तीसरा जो है अमेरिकी महाजन समूह की हम बात कर रहे हैं। अमेरिकी महाजन समूह यह विश्व का एशिया यूरोप के पश्चात तीसरा महाजन समूह है। अगर हम जनसंख्या के रूप में बात करें तो तीसरा सबसे बड़ा महाजन समूह कौन सा है? अमेरिकी महाजन समूह है। अमेरिकी महाजन समूह यह विश्व का तीसरा जो है वो महाजन समूह है। 16वीं 17वीं शताब्दी के उपरांत, यहाँ क्या लिखा हुआ है? 16 और 17 लिखा हुआ है, डैश लगा हुआ है बीच में। 16-17वीं शताब्दी, 16वीं या 17वीं शताब्दी के उपरांत जो है बाद में यूरोपीय क्षेत्र से आप्रवास के रूप में इस क्षेत्र में जनसंख्या का संकेंद्रण हुआ है। मतलब अमेरिकी महाजन समूह जो है उसकी मूल जनसंख्या बहुत ही कम है, जबकि यहाँ पे जो प्रवासी जनसंख्या या आप्रवास के रूप में जो जनसंख्या यहाँ पे पहुँची है, कहाँ से पहुँची है? यूरोपीय महाद्वीप से। वही जनसंख्या यहाँ पे संकेंद्रण के रूप में रही है। इस जनसमूह की 80% जनसंख्या, इस जनसमूह की, अमेरिकी जनसमूह की बात हो रही है, अमेरिकी जनसमूह की 80% जनसंख्या 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में तथा 100 डिग्री वेस्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है, 100 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड के पूर्व में तथा, मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप के बीचों बीच से 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा गुजरती है, और 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा के कौन सी ओर? पूर्व वाले भाग में, इस ओर जो है 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा के इस ओर वाले भाग में, तथा 80% जनसंख्या की बात हो रही है, तथा 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य में पाई जाती है। ये 30 डिग्री वाली लाइन मान लीजिए नॉर्थ लैटिट्यूड, और ये 45 डिग्री वाली लाइन मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये वाली जो बेल्ट है यहाँ पे, उस बेल्ट में ही सर्वाधिक जो है 80% जनसंख्या यहाँ पे पाई जाती है। तो आप अच्छे से इसको ध्यान कर लेंगे। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा के पूर्व में तथा 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य में यह जनसंख्या पाई जाती है। अर्थात इस महाजनसमूह का विस्तार उत्तर में ग्रेट लैक्स, ग्रेट लैक्स मतलब महान झीलें जो हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। ग्रेट लैक्स में हम जानते हैं 5 झीलें आती हैं, जिनको हम 5 फिंगर लैक्स के नाम से जानते हैं। हॉम्स, जिनको हम हॉम्स कहते हैं, हॉम्स, HOMES, हॉम्स। होरोन झील है, ओंटेरियो झील है, मिशिगन झील है, इरी झील है और सुपरियर झील है, ठीक है। तो ग्रेट लैक्स कहते हैं महान झीलें। वह सेंट लॉरेंस नदी से लेकर मैक्सिको की खाड़ी तक पाया जाता है। यहाँ पे ये मी नहीं है, मैं के ऊपर सिर्फ 2 मात्रा है, मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी तक पाया जाता है। तो उत्तर में ग्रेट लैक्स व सेंट लॉरेंस की नदी से लेकर के मैक्सिको की खाड़ी के तट तक इस प्रकार ये 80% जनसंख्या निवास करती है। इस महाजनसमूह में सर्वाधिक जनसंख्या का जमाव उत्तरी पूर्वी अमेरिका व कनाडा के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। अमेरिका का कौन सा भाग? उत्तरी पूर्वी भाग। और कनाडा का कौन सा भाग? उत्तरी पूर्वी भाग, ठीक है ना। दोनों का ही उत्तरी पूर्वी जो भाग है उसमें सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। इस क्षेत्र को न्यू इंग्लैंड क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कौन से क्षेत्र के नाम से? न्यू इंग्लैंड क्षेत्र के नाम से जाना जाता है।
इस जनसमूह में 75% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। कितने प्रतिशत? 75%। जबकि यूरोपीय जो महाजनसमूह है उसमें 70% जनसंख्या नगरों में निवास कर रही थी, जबकि अमेरिका में 75%, 75% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। अतः इस जनसमूह को औद्योगिक नगरीय संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों चीज़ ही हम यूरोपीय महाजन समूह के ऊपर भी लागू कर रहे थे, और यहाँ भी औद्योगिक संस्कृति कहते हैं और नगरीय संस्कृति कहते हैं, जबकि कॉमन रूप से औद्योगिक नगरीय संस्कृति के नाम से इसको जाना जाता है। इस जनसमूह में विस्तृत व व्यापारिक कृषि कार्य किए जाते हैं। एक तो विस्तृत कृषि की जाती है, और वो भी किस प्रकार की? व्यापारिक कृषि के तौर पर की जाती है। इसी आधार पर इस जनसमूह को व्यापारिक व विस्तृत कृषि संस्कृति भी कहते हैं। व्यापारिक संस्कृति कह दीजिए, और विस्तृत कृषि संस्कृति कह दीजिए, व्यापारिक व विस्तृत कृषि संस्कृति भी कहते हैं। यह जनसमूह यूरोपीय जनसमूह से अधिक विकसित, एक तो यूरोपीय जनसमूह से अधिक विकसित है, वह उन्नतशील अवस्था में है। इस जनसमूह में जन्म दर व मृत्यु दर पूर्णतः नियंत्रित अवस्था में है। जन्म दर भी और मृत्यु दर दोनों ही क्या है? नियंत्रित अवस्था में है। तथा हाल ही में अमेरिकन सरकार द्वारा आप्रवास पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो अन्य महाद्वीपों से लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे धीरे धीरे रहने लगते हैं, तो उनके ऊपर अमेरिकी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। आप्रवासी जनसंख्या जो वहाँ पे पहुँच रही थी लगातार, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखिए, अफ्रीकी महाजन समूह की हम बात करें। चौथा जो है अफ्रीकी महाजन समूह, 1 नंबर पर हमने क्या पढ़ा? एशियाई महाजन समूह पढ़ा। 2 नंबर पर हमने यूरोपीय महाजन समूह पढ़ा। 3 नंबर पर हमने जो है अमेरिकन महाजन समूह पढ़ा, और 4 नंबर पर हम पढ़ रहे हैं अफ्रीकी महाजन समूह, ठीक है ना। और ये चारों जो महाजन समूह हैं ये वास्य क्षेत्र के अंतर्गत आ रहे हैं, और इस प्रकार का जो वर्गीकरण है वो GT तिवारी महोदय ने किया है, वो हमने ऊपर देखा है अभी। तो अफ्रीकी महाजन समूह की हम बात कर लें। इस महाजन समूह में 2013 के अनुसार 110 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। किसके अनुसार? 2013 के अनुसार। जो विश्व की जनसंख्या का 15.4% है। कितना है? 15.4% है। इस महाजन समूह में क्षेत्रफल की अपेक्षा कम जनसंख्या पाई जाती है। क्षेत्रफल मतलब जितनी भूमि है उतने लोग नहीं रहते हैं, तो क्षेत्रफल की अपेक्षा कम जनसंख्या पाई जाती है, जिसका मुख्य कारण 70% भूभाग पर मरुस्थलीय क्षेत्र व दलदली व आर्द्र वनों की उपस्थिति है। हम जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप में जब हम कैप काहिरा रेल मार्ग पढ़ रहे थे, उस समय भी हमने इस चीज़ के बारे में बात की थी कि अफ्रीका महाद्वीप का जो अधिकांश भाग है, और यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ है 70% भूभाग पर एक तो मरुस्थलों का विस्तार है ना। सारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में ही तो स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है ना। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों का विस्तार है। दूसरी बात, यहाँ पे दलदल पाई जाती है, क्योंकि एकमात्र अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिसमें कर्क रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है और भूमध्य रेखा भी गुजरती है। तो अधिकांश वर्षा प्राप्त करने वाला जो महाद्वीप है वो अफ्रीका महाद्वीप ही है, ठीक है ना। तो साथ में यहाँ पे जो और आर्द्र वन है, जब लगातार वर्षा होती रहती है, हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा के ऊपर हर दिन मतलब प्रतिदिन दोपहर के बाद में वर्षा होती है, और वो भी भयंकर वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा होती है, ठीक है ना। तो आर्द्र वनों की यहाँ पे डैन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, सघन वन पाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक तो दलदली क्षेत्र बन गया, धीरे धीरे दलदली क्षेत्र निर्मित हो गया, और मरुस्थलों का विस्तार है, आर्द्र वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे 70% भूभाग पर इनकी उपस्थिति के कारण जनसंख्या समूह कम बस पाए हैं, ठीक है ना। इस जनसमूह को मुख्य रूप से 3 उपभागों में बांटा गया है। 3 उपभागों में बांटा गया है इस जनसमूह को। आपने 1 नंबर पर हमने क्या पढ़ा? एशियाई महाजन समूह, उसको भी कितने भागों में बांटा गया था? उसको भी 3 भागों में बांटा गया था ना। देखिए हम फिर से बात करते हैं। पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया, 3 भागों में बांटा गया था ना इसको भी। और इसको भी लास्ट जो है अफ्रीकी जो महाजन समूह है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। अब 3 भागों में एक तो क्या है? नील नदी घाटी क्षेत्र। नील नदी जो अफवाह तंत्र वाला जो भाग है, पूरा विश्व की सबसे लंबी जो नदी है वो नील नदी है, और नील नदी का अफवाह तंत्र वाला जो पूरा भाग है, एक तो वो क्षेत्र है। दूसरे नंबर पर है जाम्बिया देश है ना। जाम्बिया देश है, और जाम्बिया जो है
देश जो है जिसका नामकरण जो जाम्बिया नदी है उसके आधार पर ही जाम्बिया देश है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे ये दो देश हैं जिनको प्राचीन समय में उत्तरी रोडेशिया और दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो जाम्बिया जो है, जाम्बिया नदी व नाइजर नदी घाटी क्षेत्र, दो नदियां हो गई, ये जाम्बिया और नाइजर नदी दो नदियां हो गई ना। तीसरा क्षेत्र है दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी व पूर्वी भाग। दक्षिणी अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिण में स्थित जो देश है वो कौन सा है? दक्षिणी अफ्रीका। और दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी भाग और पूर्वी भाग, यहाँ भी मतलब मुख्यतः इन तीन क्षेत्रों में ही अफ्रीकी महाजनसमूह पाया जाता है। ठीक है ना, अफ्रीकी महाजनसमूह इन तीन क्षेत्रों में पाया जाता है और अधिकांश जो भाग है वो पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही कम जनसंख्या वहाँ पे निवास करती है अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे की बात हम कल करेंगे। ठीक है, मैं आशा कर सकता हूँ कि आप लोग वीडियो भी देख रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे और प्रॉपर तरीके से आप जो है पीडीएफ का जो काम दिया जा रहा है वो काम भी कर रहे होंगे। अभी लेटेस्ट खबर ये आई है कि 30 से 40% जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा 30 से 40% सिलेबस आपका कम हो सकता है। ठीक है ना, एग्ज़ाम तो कन्फर्म होगी और ये 70 भी बिल्कुल प्रॉपर रहने वाला है ना। तो 30 से 40% जो सिलेबस कम होगा तो कम होगा जो हम देख लेंगे, लेकिन फ़िलहाल अगर जैसे मान लीजिए जितने लेसन हमने पढ़ लिए और जो पेंडिंग है वो भी हम पढ़ लेंगे, तो जो भी लेसन या टॉपिक जो हटेंगे हम हटवा देंगे। लेकिन आप अभी फ़िलहाल प्रॉपर तरीके से तैयारी करते रहें कि हो सकता है कि कौन से लेसन हटें, कौन से टॉपिक हटें, अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन सिलेबस तो यही रहने वाला है, सिलेबस में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होगा। बिल्कुल जो आपकी किताब हम पढ़ा रहे हैं किताब तो वही रहने वाली है, लेकिन इसमें से ही 30 से 40% जो है वो सिलेबस कम हो सकता है। ठीक है ना, आगे की बात हम कल करेंगे।